सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान्स ज्ञान मंत्र। और आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ द फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक नंबर 3, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो हुआ क्या था, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि जो किंग था उसको ज़बरदस्ती साइन करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पे, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसकी पावर्स अब लिमिट में थी। पर ऑब्वियस सी बात है, अब कोई भी इंसान जिसके पास इतनी पावर्स होंगी वो एकदम से एक्सेप्ट थोड़ा ना कर लेगा कि हाँ चलो ठीक है अब मैं अपनी पावर्स को थोड़ा कम एक्सरसाइज करूँगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो किंग था वो किंग ऑफ प्रूशिया जो उस टाइम पे थे, यानी कि लुई 16 किंग ऑफ प्रूशिया के साथ कुछ नेगोशिएशंस यानी कि कुछ घुसपुस कर रहा था। इस चीज़ का पता लोगों को चल गया। बेसिकली वो घुसपुस इस चीज़ के लिए कर रहा था किंग ऑफ प्रूशिया के साथ कि हम लोगों पे ट्रूप्स भेज देंगे पेरिस में, फ्रांस में, और लोगों को अंत में आगे मेरे पास ही हेल्प लेनी पड़ेगी और अंत में मेरे पास पावर्स वापस आ जाएंगी। पर उससे पहले अगर मतलब ये सब होता, उससे पहले जो नेशनल असेंबली थी उसने वोट किया अप्रैल में 1792 में, और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। बहुत सारे वॉलंटियर्स ने आर्मी तक ज्वाइन कर लिया और लोग ऐसे पागलों की तरह वॉर में जा रहे थे क्योंकि उनको अपने लिए फ़ाइट करना था। तो जब वॉर होती है तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनके स्पिरिट्स को बढ़ाए रखने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादातर हम पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जो होते हैं या फिर हमारे जो भजन वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें या फोक डांस वगैरह, ये सारी चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। तो फ्रांस में एक पोएट है रॉजेट दे ईल्स, रॉजेट ले लीज बोल सकते हो, रॉजेट दे लीज बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो उन्होंने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज किया मार्सिलेज। तो मार्सिलेज आज फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। तो ये सॉन्ग उन्होंने कंपोज किया था, और जो वॉलंटियर्स थे वो मार्सिलेज से चले थे और पेरिस तक गए थे मार्च करते हुए, और यही मार्सिलेज सॉन्ग जो था उसको गा रहे थे अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। तो उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी, ठीक है ना। अब बहुत सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ को थोड़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ भी आई, बट हाँ उन्होंने अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए और किंग की पावर्स को बढ़ावा ना मिले ये करने के लिए उन्होंने ये वॉर डिक्लेयर करी थी। अब देखो हुआ क्या, जैकोबियंस ना जो थे बेसिकली वो क्या थे, वो बिलोंग करते थे लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से। यानी कि जो लोग हैं ना, जैसे पेस्ट्रीज़ बनाते हैं, डॉक वर्कर्स हैं और कुक्स हैं और वॉच मेकर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, शू मेकर्स हैं, आर्टिसंस हैं। तो ऐसे जो लोग थे ना जिनके पास पैसा कम ही रहता था, वो लोगों ने अपने आप को एक ग्रुप बनाया और उसका नाम रखा जैकोबियंस। उनको इस जैकोबियंस नाम रखने का आइडिया कहाँ से आया, उनको मिला ये आइडिया फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। ये कोई जगह है, ये चर्च है शायद से। तो इससे उनको एक नाम मिला कि हम अपना नाम, अपने ग्रुप का नाम जैकोबियंस रखेंगे। और उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू करे, रैलीज़ के बारे में सोचना शुरू किया, डिस्कस करने लगे गवर्नमेंट के आइडियाज़ को, उनके प्लान्स को, और बहुत सारी चीज़ों को जिन पे एक्शन लेना चाहिए था बट नहीं लिया, उन सारी चीज़ों के ऊपर ये डिस्कशन करने लगे। तो इसके अंदर जैसे जैकोबियंस में पहले तो क्या होता था कि जो सिर्फ लड़के और जो मर्द होते थे वो ही पार्ट लेते थे, बट धीरे धीरे हुआ क्या कि वुमेन्स ने भी अपने क्लब्स बनाने शुरू करे, वुमेन्स ने भी ये काम करना शुरू किया, ठीक है ना। अब जो इन जैकोबियंस थे उनका लीडर कौन था, क्योंकि हर एक क्लब को लीड करने वाला भी कोई इंसान होता है, तो इन जैकोबियंस का भी एक लीडर था और उस लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर की वजह से आगे हमारा पढ़ाई का एक और टॉपिक बढ़ गया, द रेन ऑफ टेरर। उसको भी मैं बहुत ही आसानी से समझा दूंगी, बट अभी हम ये जानते हैं कि इनका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, ठीक है ना। अब ये जो ग्रुप्स थे, जैसे अगर हम स्कूल में देखें तो हमारी स्कूल में जैसे सारे बच्चों की एक यूनिफॉर्म होती है, तो उस तरह से इन क्लब के लोगों की भी एक अपनी एक यूनिफॉर्म होती थी। वो स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स पहनते थे, जो डॉक वर्कर्स पहनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से मिलती हुई स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स पहनते थे, और साथ में एक लाल हैट पहनते थे, लाल कैप पहन लेते थे, जो बेसिकली सिंबलाइज करती थी हमारी लिबर्टी को। अब हुआ क्या, जैकोबियंस को सैन क्लॉट्स भी कहा जाता था। सैन क्लॉट्स इसलिए क्योंकि सैन क्लॉट्स का लिटरल मीनिंग होता है जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते, दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो जैकोबियंस भी नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे, इसलिए इनको सैन क्लॉट्स का नाम दिया जाता था। अब समर ऑफ 1792 में जो जैकोबियंस थे वो इनसिक्योर फील करने लगे, क्योंकि
जो खाना था उसकी सप्लाईज कम थी, फूड के प्राइसेस ज़्यादा हो रहे थे, लोगों को गुस्सा आ रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने बगावत फिर शुरू कर दी, मतलब एक और बड़ी बगावत। तो 10 अगस्त को पैलेस ऑफ टुलरीज में, पैलेस ऑफ द टुलरीज ये पैलेस का नाम है, तो वहाँ पर गए, किंग के गार्ड्स गुड्स को मार दिया, किंग को पकड़ के रखा, उसे पूछताछ करी, आग उग लगा दी, फिर जो रॉयल फैमिली थी उसको इम्प्रिजन कर दिया, ठीक है ना। और फिर दोबारा से इलेक्शंस करवाए। इस बार इलेक्शंस में हर वो मर्द वोट कर सकता था जो 21 साल से ऊपर था, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, मनी, एनीथिंग, यानी कि सबके पास राइट टू वोट था। एज क्या होनी चाहिए, 21, जेंडर मेल, और वेल्थ का कोई सीन नहीं है, मतलब कमाते हो नहीं कमाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब जो नई असेंबली इलेक्ट हुई उसका नाम था कन्वेंशन, और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस ने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और फ्रांस बन गया एक रिपब्लिक, यानी कि इंडिपेंडेंट नेशन बिना किसी किंग के, ठीक है ना। अब जो लुई 16 था उसके ऊपर कोर्ट केस सा टाइप चला और उसको मौत की सज़ा, यानी कि सज़ाए मौत दी गई, और उसके ऊपर चार्ज क्या लगा था, चार्ज ऑफ ट्रीसन। चार्ज ऑफ ट्रीसन ये बेसिकली होता है कि आप अपनी कंट्री के अगेंस्ट कोई काम करते हो, आप कंट्री को बिट्रे करते हो, ठीक है ना। और 21 जनवरी 1793 को प्लेस ऑफ द ला कॉन्कॉर्ड में, प्लेस ऑफ द ला कॉन्कॉर्ड जो है वो एक जगह का नाम है, ठीक है ना, वहाँ पर लुई 16 को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया, और उसकी वाइफ मैरी एंटोइनेट को भी उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब अगला टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है टॉपिक 3.1, द रेन ऑफ टेरर, यानी कि खौफ का वक्त। तो देखो जो हमारा पीरियड था 1793 से लेकर 1794 तक, उस पीरियड को हम द रेन ऑफ टेरर कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो कन्वेंशन जो थी वो असेंबली बन चुकी थी, और जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। और जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर था वो अपनी पॉलिसीज़ को बहुत ही हार्श तरीके से लोगों पर इम्प्लीमेंट करता था। क्यों करता था उसका रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि उसको भी एक डायरेक्टिव जैसे होता है ना, एक डिक्टेटर रूल करता है, बिल्कुल उसी तरीके से था उसका भी एक सीन। और प्रॉब्लम ये थी कि अगर उसकी अपनी पार्टी का भी कोई बंदा उसके किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट चला जाता था ना, तो उसकी वो एग्जीक्यूट करवा देता था। जो भी बंदा उसके अगेंस्ट कोई बात करता था या उसको कहता था कि आपकी ये पॉलिसी सही नहीं है, आपको चेंज करना चाहिए, बेटरमेंट करनी चाहिए, और अगर उसको उसकी बात अच्छी नहीं लगती थी, एग्जीक्यूट करा देता था। बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट्स देता था वो उनको, या तो इम्प्रिजन करवा देता था या फिर एग्जीक्यूट करा देता था, ठीक है ना। मतलब कोर्ट केस होता था, ट्रायल चलता था कोर्ट में, और अगर कोर्ट उसको कहता था कि ये बंदा गिल्टी है तो ही एग्जीक्यूट कराता था, नहीं तो इम्प्रिजन करा देता था, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूट कराने की एक नई टर्म दी है यहाँ पे, गुलिटन। गुलिटन बेसिकली एक डिवाइस है जिसको डॉक्टर गुलिटन ने इन्वेंट किया था। डॉक्टर गुलिटन के नाम पे ही इसका नाम दिया गया है, गुलिटन इस प्रोसीजर का। गुलिटन एक डिवाइस है जिसके बीच 2 पोल्स होते हैं, और उस 2 पोल्स के बीच में एक ब्लेड होता है। बंदे का सिर नीचे रखते हैं, ब्लेड नीचे घुमाते हैं और बंदा मर जाता है, ठीक है ना। अब जो रॉबेस्पायर था उसने बहुत सारे लॉज पास किए थे। कुछ लॉज ऐसे थे कि वेजेस के रिलेटेड थे कि इससे कम वेज नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। मीट और ब्रेड को रेशन कर दिया गया है, मतलब उनका प्राइस ऐसा रखा ताकि लोग आराम से अफोर्ड कर सकें। इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, इससे ज़्यादा घट नहीं सकता। जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो सिटीज़ वगैरह में जब भी अपना ट्रेड करेंगे तो उनको उसी प्राइस पे ग्रेन्स बेचने पड़ेंगे, जो प्राइस जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक है ना। जो एक्सपेंसिव फ्लोर होता है, फ्लोर यानी कि आटा, जो एक्सपेंसिव वाला आटा होता था उसका यूज़ उसने बैन करा दिया था। जैसे फ्रांस में एक प्रथा है कि जो मिस होती है, यानी कि हमारी लेडीज़ या लड़की को रेफ़र करने के लिए हम बोलते हैं मदाम, और जो लड़का या फिर अंकल वगैरह होते हैं उनको रेफ़र करने के लिए हम बोलते हैं मॉन्स्यूर। तो उसको हटा के उसने क्या कर दिया था, उसने सिटीज़न वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया, सित्यों और सित्योन, यानी कि लड़की के लिए भी सिटीज़न कहेंगे और लड़के के लिए भी सिटीज़न, नो मैटर कितनी भी एज हो और क्या भी जेंडर हो, कुछ भी हो, आपको यही बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो चर्चेस थी, वर्शिप की प्लेसेस थी, उनको उसने बंद करा दिया,
और उनको कन्वर्ट करा दिया ऑफिसेज और बैरक्स में, ठीक है ना। और जो रॉबेस्पायर था उसकी पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा हार्श थी कि फाइनली लोगों ने उसके अगेंस्ट भी एक बगावत सी कर दी कि भाई अब हमसे ये बंदा नहीं झेला जाएगा, इसे हटाओ, इसे निकालो, हु द हेल दिस पर्सन इज़, इसे हटाओ, ठीक है ना। तो फाइनली कोर्ट के अंदर जब उसका केस चला तो जुलाई 1794 को इसको गिल्टी पाया गया और इसको अगले ही दिन गुलिटन करा दिया गया, यानी कि उसने जो सज़ा इन्वेंट करी थी ना, अंत में उसका एंड भी उसका उसी सज़ा की वजह से हुआ, ठीक है ना। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है इस थर्ड टॉपिक में से, वो है टॉपिक नंबर 3.2, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो देखो अब रॉबेस्पायर अंकल का तो हो गया दी एंड, चलो जी एक मुसीबत तो घटी, पर कोई बात नहीं यार, इतना बड़ा चैप्टर है तो मुसीबतें इतनी आसानी से ख़त्म हमारी ज़िंदगी से होती नहीं हैं, हम स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है। सो द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, यानी कि कोई और नई जगह आई, कुछ और नया इन्वेंट हुआ फ्रांस को रूल करने के लिए। अब देखो जब कोबियन गवर्नमेंट जो कन्वेंशन बनी थी वो तो हो गई फुस, यानी कि नुल, कोई काम नहीं, कोई चीज़ नहीं, उसकी कोई भी मतलब वैल्यू नहीं रह गई थी, तो उसको हटा दिया गया। अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसने हर उस इंसान को राइट टू वोट दिया, नो मैटर व्हाट इज़ देयर एज, मेल होने चाहिए, पहली चीज़ तो ये, दूसरा एज कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तीसरी चीज़ ये थी कि प्रॉपर्टी जिनके पास है वही वोट करेंगे, चाहे तुम्हारे पास 1 एकड़ ज़मीन क्यों ना हो तो तुम वोट कर सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो तुम वोट नहीं दे सकते, ठीक है ना। अब जो वोटिंग हुई उसके बाद वो वोटिंग का जो सिस्टम था वो कुछ इस तरह से था कि लोग वोट करेंगे 2 लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ बनाने के लिए, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए, और फिर वो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं वो 5 बंदों की एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करेंगी और ये डायरेक्टरी मिलके फ्रांस के लिए काम करेगी। अब देखो इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम इसलिए अपनाया ताकि जो पावर है वो एक ही हाथ में ना रहे, वो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड होती रहे। पहले पावर लोगों के अंदर है कि इन्हें किसको वोट करना है, फिर काउंसिल्स के अंदर है 2 काउंसिल जो बनेंगी कि उनको किसको सिलेक्ट करना है, और फिर पावर है डायरेक्टरी के पास। तो ये सिस्टम भी ना कुछ टिका सा नहीं, मतलब ना कुछ जमा नहीं, ऑब्वियस ही बात है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो कहाँ से जमेगा, ठीक है ना। अब ये जो डायरेक्टरी बनी उसके अंदर जो 5 डायरेक्टर्स होते थे ना, वो एक ही दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, क्योंकि किसी का आइडिया किसी के साथ नहीं मिल रहा, किसी का किसी के साथ नहीं मिल रहा, तो वो आपस में ही लड़ते रहते थे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती थी। डायरेक्टरी अबॉलिश कर दी गई और उसके बाद क्या हुआ, मिलिट्री रूल आ गया, और जो मिलिट्री का हेड था, मिलिट्री का डिक्टेटर था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने अपने अंदर रूल ले लिया। तो जो भी चीज़ें हुई, कुछ ऐसे चेंजेस थे जिसने फ्रांस के लोगों का माइंडसेट बहुत बदला, यानी कि इक्वालिटी, फिटर्निटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ों के जो बातें छिड़ी और जो लोगों के अंदर आई, उसकी वजह से लोगों का माइंडसेट बहुत बदला और लोग इन चीज़ों को डिमांड करने लगे हर एक गवर्नमेंट के साथ, चाहे गवर्नमेंट बदले, चाहे कैसी भी हो, चाहे डिक्टेटर हो, चाहे मोनार्क हो, या फिर हो कोई डायरेक्टरी या फिर कोई क्लब आके रूल करे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए ये 5-6 चीज़ें जो तुम लोगों को हमें प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी। तो लोग अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी अब सामने रखते थे। तो गाइज़ यही था इस पूरे टॉपिक में। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि लुई 16 का दी एंड कैसे हुआ, जेकोबियंस थे कौन, उनके क्लब्स कैसे थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, रॉबेस्पायर कौन था, यानी कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर कौन था, कन्वेंशन गवर्नमेंट बनी क्यों और किस तरह से बनी, किन्होंने वोट किया। उसके बाद हमने पढ़ा द रेन ऑफ टेरर के बारे में, जिसमें हमने ये पढ़ा कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर की हार्श पॉलिसीज़ क्या थी और किसकी वजह से उसको भी गुलिटन कराया गया। साथ ही साथ हमने पढ़ा डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस के बारे में, यानी कि जब जेकोबियन गवर्नमेंट का एंड हो गया तो कौन सी नई गवर्नमेंट आई, और जब डायरेक्टरी का एंड हुआ तो किसके हाथ में पावर चली गई। साथ ही साथ हमने एंड के लास्ट पैराग्राफ में ये पढ़ा कि लोगों की डिमांड्स क्या थी हर एक टाइप की गवर्नमेंट से। अब गाइज आपकी स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनते हैं। पहला ये है कि जो हमारी जेकोबियन गवर्नमेंट थी वो किस तरह की थी और उनका क्या रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। दूसरा है द रेन ऑफ टेरर के बारे में। तीसरा है गुलिटन डिवाइस क्या है। और चौथा है कि जेकोबियन गवर्नमेंट की फॉल के बाद
कौन सी नई गवर्नमेंट आई और क्या क्या चेंजेस हुए। तो उम्मीद है गाइस कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही आसानी के साथ समझ आ रहा है, और मैं आगे भी और वीडियोस हैं जो इसके 3 पार्ट्स रह गए हैं, और उन तीनों पार्ट्स को लेकर एक एक वीडियो और आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और मेरे 98.5% व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। बड़े मतलब ना, मेरी पेशेंस की इंतहा हो रही है, मेरे पास इतनी पेशेंस नहीं है यार। आई एम वेरी इम्पेशेंट, सॉरी टू से, मुझे खुद को भी पता है कि ये बहुत बुरी चीज़ है, बट आई एम इम्पेशेंट। सो प्लीज़ 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 गाइज, मेरी मेहनत का मुझे फल दो, और प्लीज़ 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 इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछना मत भूलना। साथ ही साथ क्या कहूँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को बोलो कि अगर उनको समझ आता है चैप्टर तो वो भी सब्सक्राइब करें, और अगर उनको भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। साथ ही साथ इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स उम्मीद करती हूँ कि आज और कल के अंदर मैं सारे के सारे अपलोड कर दूँगी। इससे पहले वाले टॉपिक्स अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखो। और हाँ, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के बारे में, मतलब जो सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 2 है इंग्लिश में, उसके डिमांड मेरे पास काफ़ी आ रही है। मैं वर्क कर रही हूँ उस पर, बहुत जल्द उसको भी अपलोड कर दूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।